सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स का मैंने एक ही वीडियो इसके पहले बनाया था जिसमें कुछ बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्लस डिमांड के बारे में मैंने कुछ बेसिक दिया हुआ था। तो आज उसी डिमांड के बेसिक्स को कंटिन्यू करते हुए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है। आई होप, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने तैयारी कर चुकी है। एक बार इस वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा कि हमने जो तैयारी किया सिर्फ एमसीक्यू बेस पर किया है कि कॉन्सेप्चुअल बेस पर किया है। वैसे भी मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है, आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं जो आगे चल के कहीं ना कहीं और आपको काम आ जाए। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू 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 बना लेंगे तो फिर वो लाइफ टाइम या फिर लॉन्ग टाइम आपको काम नहीं आने वाला। हो सकता है इसमें से कुछ सेट की तैयारी कर रहे हो या लेक्चरार की तैयारी करो, कल चल के कोई अपने घर में ट्यूशंस पढ़ा ले या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छी करी है ना तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है सर। और आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा डिमांड के बारे में। मांग, डिमांड किन तीन चीजों से बनता था, जरा रिवीजन कर। अच्छा, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो 7-8 वीडियो पहले मैंने इकोनॉमिक्स का डाला था 50 एमसीक्यू, उसको पढ़ लेना। उसके बाद आपको थोड़ा सा थ्योरी मिल जाएगा। तो डिमांड कितनी चीजों से बनता था, जरा रिवीजन करो। 3 चीजों से बनता था, ठीक है। पहले आपके पास एक डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। फिर रिसोर्सेस, मनी, पैसा होना चाहिए, परचेसिंग पावर। एंड वह करने की तत्परता, रेडी टू स्पेंड या हाँ, स्पेंड मनी को स्पेंड करने का आपके पास कैपेसिटी या फिर इच्छा होनी चाहिए, तो आपका डिमांड बनता है। डिमांड 3 चीजों से बनता है, ठीक है। अब डिमांड के बारे में हमने पढ़ा था, डिमांड का प्राइस के साथ, कीमत का मांग के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन भी पढ़ा था, विस्तार और संकुचन भी पढ़ा था। उसके बाद डिमांड कितने चीजों से प्रभावित होता है, मांग को कौन कौन इफेक्ट पहुंचाता है, ये भी हमने पढ़ा था। खुद उसका ओन प्राइस होता है। उसके बाद आपकी इनकम है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ऐसे करके बहुत सारे हमने बेसिक्स डिमांड के टॉपिक खत्म कर चुके हैं। बट आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको चालू करने से पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा अपना कुछ बेसिक रख दूं। देखिए अब कितने लोगों को समझ में आता है ये चीजें। एग्री करना अगर आपको इतना डिटेल में पता है कि नहीं, ठीक है। देखिए, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। अगर मेरा प्राइस है 10 तो क्वांटिटी है 5। प्राइस हो गया 5, क्वांटिटी हो गया 10। भैया लॉ लगता है क्या? बिल्कुल लग रहा है लॉ। प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गया। तो आप मुझे बताओ लॉ क्या बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, मांग का नियम क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। हाँ सर, ये पता था। लेकिन मेरा आज ये क्वेश्चन है आप लोगों से, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, कितना डिमांड कम होगा? ये प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गया, कितना बढ़ जाएगा? सर 5 का 6 भी तो बढ़ना होता है, 10 भी बढ़ना होता है, 50 भी बढ़ना होता है ना। इसके बाद अगर मैं लिख दो 80 भी बढ़ना होता है, 100 भी बढ़ना होता है। सर आप तो बोले कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा? एग्जैक्ट मेजरमेंट आपके पास नहीं है ना। लॉ बस इतना बता के चले गया कि भैया मैं कम होऊंगा तो वो बढ़ेगा, मैं बढ़ूंगा तो ये कम होगा। लॉ आपको इतना बता के चले गया। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं कि भैया प्राइस कम होगा तो डिमांड कितना बढ़ेगा? बढ़ेगा, वो तो मैं एग्री करता हूं, लेकिन कितना? और प्राइस कम बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा, कितना कम होगा? तो एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है इसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितना एक्चुअल चेंज आएगा, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो एक्चुअल चेंजेस आता है, जो रियल में जो चेंजेस आएगा, वो आपको बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको समटाइम हम परसेंट के फॉर्म में बता सकते हैं, ठीक है, डिग्रीज के फॉर्म में बता सकते हैं। आओ पढ़ते हैं क्या डेफिनेशन मैंने रखा है। देखो क्या कहता है, मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आशा है उस मात्रा से ओके, जिससे किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य के अथवा संबंधित वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, मतलब उसको चेंजेस बता देगा। यहां पर क्या बोलता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड
of a commodity due to changes in its price, income or the price related goods। ठीक है सर, वो डिग्री बताएगा या फिर एकदम एक्चुअल परसेंट बता देगा, तो कितना चेंज होगा, डिमांड बोला बढ़ेगा तो कम होगा, लॉ बोलता है। इलास्टिसिटी क्या बोलता है, कितना बढ़ेगा तो कितना चेंज होगा, वो डिग्री बता दो, एग्जैक्ट मेजरमेंट बता दो, तो एक तरीके से वो बन जाता है। आओ मैं आपको सिखा दूं प्राइस इलास्टिसिटी। वैसे भी आप यहाँ डेफिनेशन पढ़ने नहीं आए हो, आपके पास वो 5 डिग्री होती है जिसके लिए क्लासेस लगती है एक्चुअल में, कि वो 5 डिग्री सीखना है सर। अगर वो 5 चीजें पता चल जाएंगी तो हमारा टॉपिक अभी खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ आपके सामने, उस एग्जांपल सीखते हैं, वापस हम उस पीडीएफ में जाएंगे। ठीक है, आप ही लोग बिल्कुल बता पढ़ते पढ़ते बता दोगे कि क्या हो रहा है। वो ग्राफ बनाना कितना इजी होता है। मेरे भी जब मैंने कॉलेज ज्वाइन करा था तो फर्स्ट ईयर में मुझे समझ में नहीं आया था। ठीक है, लेकिन जब उसका डेप्थ में गया तो मुझे फर्स्ट ईयर में समझ में आया। जब शुरुआत कर रहे थे तो समझ ही नहीं आता ग्राफ कैसे बनता है, कैसे बनता है, कैसे बनता है। तो जरूर सीखिए क्या इस तरीके से वो 5 ग्राफ बनते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक ग्राफ सिखाऊं मैं आपको, ये जो इंडिकेट करता है क्वांटिटी को, ये इंडिकेट करता है प्राइस को। ये मतलब वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, डिमांड का कर्व कैसे बनता है देखना, ये है मेरा प्राइस, ये है मेरा डिमांड, ये बन गया कर्व। यहां पर ला लेते हैं इसको। ठीक, तो ये बन गया मेरा कर्व। डिमांड, ये डिमांड है और ये तुम्हारा प्राइस है। तो 10 रुपए में 5 क्वांटिटी है। मैंने बोला प्राइस कम हो गया, मैंने बोला प्राइस कम हो गया, तो तुम बताओ डिमांड क्या होगा। मैं बोला प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया, तो डिमांड क्या होगा सर, डिमांड बढ़ जाएगा। तो देखना डिमांड बढ़ गया, प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गया, प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गया। सर प्राइस कितना कम हुआ, देखो प्राइस इतना कम हुआ, डिमांड कितना कम हुआ, डिमांड बढ़ गया, कितना डिमांड कम बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया। अब इसको समझते हैं क्या हो, प्राइस में चेंजेस के कंपैरिजन में करॉस्पॉन्डिंग टू चेंज इन अ प्राइस, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। प्राइस में चेंजेस के फलस्वरूप, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राइस में चेंज आ रहा है, उसके करॉस्पॉन्डिंग डिमांड बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसको बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी देखते जाओ। इसको साइड करते हैं। दूसरा ग्राफ, ये मेरा प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी है। प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया, तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो डिमांड बढ़ा रहा हूं, प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ा, बढ़ गया डिमांड। ये क्वांटिटी था, ये क्वांटिटी है। प्राइस कम हुआ, हाँ प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गया, हाँ डिमांड बढ़ा। कितना बड़ा दिख रहा है तुमको, कितना बड़ा दिख रहा है। प्राइस में जितना चेंज हुआ, प्राइस में जितना चेंज हुआ, डिमांड में उससे कम चेंजेस हुआ। प्राइस में जितना चेंजेस आया, डिमांड में उससे कम चेंजेस आया। इसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी डिमांड, इकाई से कम लोचदार मांग। इसको बोला जाता है मोर देन यूनिटरी, इकाई से अधिक। जितना प्राइस में चेंजेस आया उससे ज्यादा चेंजेस आ गया डिमांड में, जितना प्राइस में चेंजेस आया उससे कम चेंजेस आया डिमांड में। बढ़ना तो था लेकिन कम बढ़ा, इसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या कहता है। एक और कर्व बनाते हैं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गया। अभी जरा अच्छे से देखोगे तो जितना प्राइस में चेंजेस आया, जितना प्राइस में चेंजेस आया, डिमांड में भी उतना ही चेंजेस आया। लोग डरते हैं ग्राफ पढ़ने से, नहीं पता ग्राफ समझ में ना आता। इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं है सर, अगर कॉन्सेप्ट है तो सब बन जाएगा। अगर मैं बहुत डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था शुरू से तो हर एक ग्राफ खत्म कर चुका होता मैं। 11 12 के बच्चों को कभी ग्राफ में दिक्कत नहीं होता। तो कई सारे लोग जो कमेंट कर रहे कर्व सीखना है, ग्राफ सीखना है, अरे इजी होता है यार, बस आपको थ्योरी पता होना चाहिए। जितना प्राइस में चेंजेस आया, डिमांड में भी उतना ही चेंजेस आया। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी, इकाई से ना अधिक
ना इकाई से कम, इकाई के बराबर, यूनिटरी इलास्टिसिटी। तीन इलास्टिसिटी हो गया सर। देखे, देखो कितना आसान था। जितना प्राइस में चेंजेस आया, जितना प्राइस में चेंजेस आया, जितना प्राइस में चेंजेस आया, जितना प्राइस में चेंजेस आया उससे ज्यादा चेंजेस आएगा डिमांड में, तो उसको ग्रेटर देन यूनिटरी, इकाई से अधिक। जितना प्राइस में चेंजेस आएगा उससे कम चेंजेस आएगा, जितना प्राइस में चेंजेस आएगा उससे कम चेंजेस आएगा, लेस देन यूनिटरी, इकाई से कम। जितना प्राइस में चेंजेस आएगा, जितना प्राइस में चेंजेस आएगा उतना ही डिमांड में भी चेंजेस आएगा, उतना ही डिमांड में भी चेंजेस आएगा, यूनिटरी इलास्टिसिटी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाता हूं मैं मजेदार टॉपिक, इसको अच्छे से देखना। ये तुम्हारा y, ये तुम्हारा x, ये तुम्हारा प्राइस, ये आपका क्वांटिटी, ये कर्व बना। अब मैं बता रहा हूं आपका प्राइस थोड़ा सा बड़ा, एकदम नहीं के बराबर बड़ा, प्राइस एकदम जरा सा बड़ा, जो दिख भी नहीं रहा है, या फिर प्राइस में चेंज भी नहीं हुआ, चलो प्राइस में चेंज नहीं हुआ, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, प्राइस में चेंज नहीं हुआ, डिमांड बढ़ गया, और डिमांड बढ़ गया, और डिमांड बढ़ गया, प्राइस वही का वही है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, प्राइस वही का वही है, डिमांड कम भी हो जाएगा, डिमांड कम भी हो जाएगा। सर ऐसा सिचुएशन कब होता है? जब प्राइस में जरा सा चेंजेस आएगा या प्राइस में चेंज भी नहीं आएगा फिर भी डिमांड बढ़ते जाएगा। फेस्टिवल टाइम में मिठाई का सेलिंग, स्वीट्स का सेलिंग, फेस्टिवल टाइम में वो मिठाई आज भी 500 रुपए किलो होगा या 1000 रुपए केजी होगा, वो फेस्टिवल के टाइम में भी 1000 रुपए केजी होगा, लेकिन अचानक से उस समय डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस तो वही रखे दुकान वाले, ना बढ़ाए है ना कम करे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये कर्व डिसाइड बनता है तुम्हारा, इसको बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है परफेक्टली, पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कब तक बढ़ेगा नहीं पता, डिमांड बढ़ते जाएगा, डिमांड बढ़ते जाएगा, डिमांड बढ़ते जाएगा, फिर डिमांड कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। प्राइस में क्या हो रहा है? प्राइस में नो चेंज, या प्राइस में स्लाइटली चेंज, थोड़ा सा प्राइस में चेंज आ रहा है, कीमत में जरा सा परिवर्तन, और मांग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो ये कंडीशन बनता है। ठीक है, तो ये बनता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कर्व भी बनता है, इसको बोल सकते हैं एक्स एक्सेस के हॉरिजॉन्टल बन रहा है। अब हिंदी में मैं थोड़ा सा गलत ना हो जाऊं, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, हाँ क्षैतिज ही कुछ होगा, देख लीजिए, सॉरी मैं उसके लिए ध्यान में नहीं है मेरे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हॉरिजॉन्टल बनता है, हॉरिजॉन्टल जिसमें प्राइस वही का वही रहेगा और डिमांड आपका बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। वहीं अगर हम एक और बात करते हैं, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये है तुम्हारा प्राइस, ये है तुम्हारा क्वांटिटी, ये कर्व बनता है कुछ इस तरीके से। अब ध्यान देना, प्राइस गिर गया, डिमांड वही का वही, बोला डिमांड, प्राइस गिरने से क्या होता है मैं नहीं पढ़ूंगा, प्राइस बढ़ गया, डिमांड वही का वही, ना प्राइस कम होने से डिमांड को फर्क पड़ता है, ना प्राइस बढ़ने से डिमांड को फर्क पड़ता है, डिमांड वही का वही रहेगा, डिमांड सीधा ही रहेगा, वर्टिकली रहेगा, डिमांड वर्टिकली रहेगा। सर ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है, ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है कि जब कीमत गिर भी जाए, कीमत बढ़ भी जाए, फिर भी डिमांड वही का वही रहेगा? ऐसा कौन से सिचुएशन हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, नमक का एग्जांपल ले लो, मेडिसिन का एग्जांपल ले लो, मैच बॉक्स माचिस का एग्जांपल ले लो, हाँ दवाइयां का एग्जांपल ले लो, जो कंपलसरी नेसेसरी है। अब अगर माचिस सस्ता हो गया, माचिस महंगा हो गया, मुझे जितना खरीदना है उतना ही खरीदूंगा। नमक सस्ता हो गया तो ज्यादा नहीं खा लूंगा, नमक महंगा हो गया तो बंद भी नहीं कर सकता। दवाई महंगी हो गई तो मुझे खाना ही है, दवाई सस्ती हो गई तो ज्यादा भी नहीं खा सकता। तो भैया ऐसे कंडीशंस में डिमांड को बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तुम्हारा जीरो, कोई इलास्टिसिटी नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग। हम जब 11th वाले को बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैं बोल देता हूँ ये तुम्हारे जैसा कर्व है, तो वो लोग बोलते हैं सर हमारे जैसा कैसे कर्व है, क्योंकि ये ढीठ है, एग्जाम आए एग्जाम नहीं आए, कम नंबर आए ज्यादा नंबर आए, तुम तो उतना ही पढ़ाई करते हो, ढीठ का ढीठ ही रहोगे। तो ये ढीठ है, ये वाला डिमांड ना हिलता है ना डुलता है, प्राइस बढ़ जाए कम हो जाए सेम टू सेम। तो मैंने ऐसे करके 5 टॉपिक सिखा दिए तुमको, तो आओ चेक करो वो पांचों टॉपिक के बारे में जो कर्व बना के रखा था, वहां पर आपको एक ही पिक्चर में सारा दिखा दूं मैं। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं
कहाँ से? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहीं से मैं जहां से खत्म किया वहीं से चालू किया है। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या बोलता है? पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, पूर्णतः लोचदार मांग, ध्यान से देखेंगे इस कर्व को। पूर्णतः लोचदार मांग क्या कहता है? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्वांटिटी तुम्हारा बढ़ रहा है, प्राइस तुम्हारा कांस्टेंट है। क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, डिमांड कर्व ऐसा जा रहा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैसा है? इन्फिनिटी बोला जाता है। पेपर में यही एमसीक्यू तो आएगा, इन्फिनिटी कब बन जाता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सर एग्जांपल क्या लेना चाहिए? फेस्टिवल टाइम में आ जाएगा तुम्हारा स्वीट्स वगैरह, ठीक है, जो प्राइस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए फर्क नहीं पड़ता, डिमांड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर एक बनता है तुम्हारा कौन सा? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या है? प्राइस कम हो गया, प्राइस बढ़ गया, डिमांड सेम टू सेम रहेगा। तो ये वाई के पैरेलल में होता है, लंबवत हिंदी में बोलना चाहिए या फिर वर्टिकल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैसा रहता है? जीरो। सर क्या एग्जांपल याद रखेंगे? सॉल्ट और मेडिसिन याद रखना। ज्यादातर यहाँ पर नेसेसरी गुड्स आ जाते हैं, जो आवश्यक वस्तु होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, देखो ये क्या कहता है? रिलेटिवली इलास्टिक, तुलनात्मक रूप से लोचदार। मतलब प्राइस में जितना चेंजेस आएगा, डिमांड में उससे ज्यादा चेंजेस आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच एक से अधिक है। हाँ सर, ये वाला कंडीशन, मांग की लोच एक से अधिक है, जितना हम चेंजेस करेंगे उससे ज्यादा चेंजेस आएगा। फिर आ जाओ, यहाँ पर क्या है? यूनिटरी लेस इलास्टिक, प्राइस में जितना चेंजेस आएगा, डिमांड में उससे कम चेंजेस आएगा, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटरी। इकाई से कम लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग, सिंपल एग्जांपल। फिर अगर हम इसमें आ जाते हैं, जितना प्राइस में चेंजेस आएगा, डिमांड में भी उतना ही चेंजेस आएगा। जितना प्राइस में चेंजेस आएगा, डिमांड में भी उतना ही चेंजेस आएगा, उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी। सम टाइम ये जो कर्व बनता है ना इंग्लिश मीडियम में, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करके एक एमसीक्यू भी बनता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो क्रिएट करता है, इस कर्व को बोला जाता है। हिंदी में इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके से बनता है। तो 5 कर्व है तुम्हारे पास। अगर मैं कभी बोलूं, या आप में से आगे चल के कोई टीचर की क्वालिटी डेवलप करता है, तो आपको एक कर्व आंख बंद करके एकदम याद होना चाहिए। सर छोटा सा ग्राफ खींच लो, ठीक है, और एक सेकंड इसको कम कर लेते हैं। यस सर, छोटा सा कर्व खींच लो, जितना इसमें चेंजेस होगा उससे ज्यादा चेंज कर लेना, तो ईडी ग्रेटर देन 1 बोल देना, एक से ज्यादा। जितना इसमें चेंजेस हो रहा है उससे कम चेंज कर देना, तो उसको ईडी लेस देन 1 बोल देना। जितना इसमें चेंजेस आ रहा है उतना ही चेंजेस करना, तो उसको बोल देना ईडी इक्वल्स टू 1, यूनिटरी। ठीक है, अब एक और ऐसा बनता है तुम्हारा, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कब तक बढ़ेगा नहीं पता, बस बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। ठीक है, और एक डिमांड कौन सा बन सकता है तुम्हारा? प्राइस तुम्हारा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, डिमांड वही का वही है, ढीठ है, तो ईडी क्या बन जाएगा आपका? जीरो बन जाएगा। तो ऐसा रटा हो जाता है सर। ये तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, जिसके लिए लोग नहीं पता क्यों परेशान रहते हैं। तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बढ़िया से पढ़ लेना। नाम कुछ कुछ अलग है, और जो जो मैं नाम बोल रहा था उसको लिख भी लेना। इसको बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक, इसको बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक बोला है, ग्रेटर देन यूनिट बोल सकते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक लेस देन 1 भी बोल सकते हैं, इकाई से कम भी बोला जा सकता है। तो यहां से तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म होता है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए, मापने के लिए कितने सारे मेथड्स हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत, मांग की कीमत लोच को नापने की 3 विधियां होती हैं, 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 मेथड होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। नंबर 1 जो मेथड होता है वो तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, आउटले मेथड ही बोलते हैं इसको, हिंदी में बोला जाता है कुल व्यय विधि। हाँ बोल सकते हैं कुल व्यय विधि। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाने से पहले मैं अपने तरफ से तुमको कुछ समझाऊंगा, फिर इसमें आऊंगा और आपको बताने चालू कर दूंगा। ठीक है,
या यहीं पर हम लोग एक चार्ट बनाते जाते हैं और समझते जाएंगे। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखो इस ग्राफ को देखो, आपको समझ में आ जाएगा ध्यान से। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी को नापने का 3 मेथड होता है, जिसमें से पहला दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा ग्राफिकल मेथड ज्यादा यूज नहीं होता है। तो चेक करते हैं आप लोगों को ये डिटेल था क्या आपके पास। ठीक है, देखें, ए कॉमोडिटी, प्राइस है मेरा 10, डिमांड है मेरा 12। प्राइस है मेरा 10, डिमांड है मेरा 12। प्राइस कम हो गया, 8 हो गया। प्राइस कम हो गया, प्राइस 8 हो गया। तो डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ भैया, डिमांड हो गया मेरा कितना, 15, डिमांड बढ़ गया। अब अच्छे से देखना, 10 रुपए में 12 गिर गया तो ये बढ़ गया। हाँ सर, लॉ तो लग रहा है, यस यस लॉ लग रहा है। प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गया, लॉ तो लग रहा है, ओके। जब 10 रुपए का सामान था, तुमने 12 क्वांटिटी खरीदा, तो कितना रुपए खर्चा कर दिया, 120। अब प्राइस 8 हो गया, तुमने कितना सामान खरीदा, 15, तो खर्चा कितना आ रहा है, 120। मतलब दोनों के दोनों कंडीशन में टोटल खर्चा मेरा सेम आ रहा है। प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, लेकिन मेरा जो टोटल खर्चा बन रहा है ना, टोटल खर्चा बन रहा है, वो तो 120 ही आ रहा है। जैसे कि जब 10 रुपए चलता था, तब भी तुम्हारे पॉकेट से 120 ही खर्चा होता था। और जब 8 रुपए चल रहा है, तो ज्यादा खरीद रहे हो, अभी भी कितना खर्चा हो रहा है, 120 ही हो रहा है। तो अगर प्राइस के बढ़ने से और प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय सेम रहेगा, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी, या फिर यूनिटरी मतलब एक, यूनिटरी इलास्टिसिटी, इकाई के बराबर लोचदार मांग। सर क्या बोलना चाहते हो, यहाँ पर दिखाता हूं मैं तुमको। हाँ ये वाला देखो, इकाई लोचदार मांग व्हेन चेंज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट द टोटल एक्सपेंडिचर। जब प्राइस चेंज होगा, लेकिन मेरा टोटल खर्चा तो उतना ही होगा। प्राइस सस्ता हो जाए, महंगा हो जाए, मेरे जेब से जो टोटल खर्चा जा रहा है, वो तो सेम जा रहा है इस कंडीशन में। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, आगे और समझ में नहीं। अब देखो समझ में आएगा। देखो, 10 रुपए का प्राइस था, 8 रुपए हो गया। 10 रुपए का प्राइस था, 8 रुपए हो गया, प्राइस गिर गया। हाँ, 10 रुपए में तुम कितना खरीदते थे, 12। 8 रुपए में तुम कितना खरीद रहे हो, 20 खरीद रहे हो। टोटल खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया। टोटल खर्चा देखो क्या हो गया, बढ़ गया। आपको कुछ नहीं करना है, प्राइस रखना है, क्वांटिटी रखना है, और दोनों को इंटू कर लेना है। दोनों को इंटू कर लेना, खर्चा निकल गया। प्राइस चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, दोनों को इंटू कर देना, इतना आ रहा है। तो मैं जो पूछ रहा, बताना प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस गिर रहा है, लेकिन टोटल खर्चा मेरा बढ़ रहा है। प्राइस गिरने से क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, वो तो बढ़ रहा है, टोटल खर्चा भी बढ़ रहा है। तो व्हेन प्राइस में चेंजेस आएगा, तो प्राइस में क्या चेंजेस आ रहा है वो पकड़ लेना। अगर प्राइस गिर रहा है और कुल वह टोटल खर्चा बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, टोटल खर्चा बढ़ रहा है, या प्राइस बढ़ रहा है, टोटल खर्चा कम हो रहा है, तो उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ईडी बड़ा है 1 से, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। सर यहाँ पर प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, कीमत का कुल व्यय के साथ विपरीत संबंध है। अगर ऐसा क्रिएट हो रहा है किसी क्वेश्चन में, तो बोल देना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा है। फिर वहीं सर इसको भी देखो, प्राइस क्या हो रहा है, कम। सर वही, हाँ प्राइस कम, यहाँ भी कम हो रहा था, हाँ यहाँ भी कम हो रहा था, हाँ प्राइस कम हो रहा है। तो हाँ, उसमें अपन क्वांटिटी 12 खरीदे, फिर 14 खरीदे, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, कम। अरे प्राइस भी गिर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है। प्राइस भी गिर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है, तो उसको बोलते हैं इनइलास्टिसिटी, या फिर ईडी लेस देन 1। ईडी लेस देन 1। सर एक बार फिर से बताओ ना, ये अच्छा चीज है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है, पकड़ नहीं पा रहे, आप क्या बताना चाह रहे हो। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर प्राइस मेरा गिर गया और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अच्छा, प्राइस गिर गया, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। सर प्राइस बढ़ गया और टोटल एक्सपेंडिचर गिर गया, तो अगर प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर का उल्टा रिलेशन जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी, इकाई से एक, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इसको बोला जाता है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। अगला देखो क्या कहता है, प्राइस बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। प्राइस कम हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। सर ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, हाँ प्राइस के साथ साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी जा रहा है, तो इसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी। ईडी लेस देन 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलोच है, मांग
इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं, या एक से कम बोल सकते हैं। और एक टॉपिक जो बोला मैंने कि भैया प्राइस बढ़ जाएगा या प्राइस कम हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर सेम टू सेम रहेगा। अगर कुल व्यय सेम रहेगा तो उसको यूनिटरी इलास्टिसिटी बोल देना, एक के बराबर। ठीक है, तो अब इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से याद रखना है। प्राइस का डिमांड के साथ इलास्टिसिटी कैसे चेक करते हैं? पहला मेथड होता है कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करना होता है? प्राइस लिख लो, क्वांटिटी लिख लो, इन दोनों को इंटू करो, टोटल एक्सपेंडिचर निकालो। प्राइस को देखो बढ़ रहा है, हाँ। टोटल एक्सपेंडिचर देखो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ उल्टा रिलेशन निकल रहा है, प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, अपोजिट रिलेशन आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, इकाई से अधिक है, लोचदार मांग बोला जाता है। दूसरा, अगर प्राइस कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, भैया टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? प्राइस को क्वांटिटी से इनटू कर देना, कीमत को मात्रा से इनटू कर देना, तो प्राइस कम हो रहा है और कुल व्यय भी कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, कुल व्यय भी बढ़ रहा है, तो उसको इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, या लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी बोलते हैं, इकाई से कम लोचदार मांग बोलते हैं। और भैया अगर ये प्राइस बढ़ रहा है कम होने से टोटल खर्चा मेरा सेम टू सेम रहेगा, टोटल खर्चा मेरा सेम टू सेम रहेगा, तो तुम्हारे पास जवाब है, उसको यूनिटरी इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर का ये चार्ट को आप जरूर देखेंगे, आपके उसमें पीडीएफ में मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग परसेंटेज प्रपोर्शनल मेथड, परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसको आप अपने हाथ से जरूर लिखना। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ईडी इज इक्वल टू, माइनस लगाना पड़ेगा, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू। सर इसको हिंदी में बताओ, हिंदी में नहीं होता सर, ये आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू। सर व्हाट इज डेल, व्हाट इज पी, ये पी क्यू क्या है? तो देखो, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 10 रुपए का था, क्वांटिटी कंज्यूम करता था 8, कीमत बढ़ गया तो डिमांड क्या होना चाहिए? कीमत बढ़ गया तो डिमांड क्या होना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ 4। बोलो प्राइस बढ़ रहा है, हाँ भैया। डिमांड कम हो रहा है, हाँ सर। तो जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, तो लॉ लग रहा है, हाँ बिल्कुल लग रहा है। अब बताओ कि कितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की लोच बताओ उसमें कितना आ रहा है। हम तो लॉ समझ गया, मांग की लोच कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। सर ये पहले प्राइस था, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं पी, सॉरी कहां गया, पी पहले था 10, अब पी कितना बन गया? 12। तो इसको लिख लेता हूँ 0 और इसको लिख लेता हूँ 1। बोलो समझ पाओगे? पी पहले 0 था, 1 हो गया, पुराना पी इनिशियल प्राइस और नया प्राइस P1 12। तो चेंजेस कितना आ गया सर? चेंजेस कितना आ गया? बोलो चेंजेस कितना आया? 10 रुपए से 12 रुपए हो गया, चेंज कितना आया? 2 रुपया चेंजेस आया कि -2 चेंजेस आया? सर अगर हम 10 माइनस 12 करते हैं तो आता है तुम्हारा कितना? -2। और वहीं सर अगर मैं करता हूँ 12 माइनस 10 करता हूँ तो +2 आया। अब क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि चेंजेस कैसे निकालते हैं? और इसी चेंजेस को डेल बोलते हैं सर, इसी चेंजेस को डेल बोलते हैं, है ना? तो डेल कैसे निकलेगा? डेल कैसे निकलेगा? आ गया पेन। डेल कैसे निकलेगा? डेल पी कैसे निकलेगा? पहले वाले पी को P0, नया वाले पी को P1, नया प्राइस, डेल पी कैसे निकलेगा? क्या निकालते हैं? इसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा हमेशा न्यू माइनस ओल्ड करना। कोई भी क्लास में पढ़ोगे चेंजेस निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड करना। तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर हम लोग एक काम करते हैं किसके लिए? क्यू के लिए। तो बोलो सर क्यू 0 कितना था? 8। Q1 कितना है? 4। तो डेल क्यू कितना आएगा? न्यू माइनस ओल्ड, 4 माइनस 8 करूंगा तो -4 आएगा। तो मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन निकल गया। नाउ अब मैं इस फॉर्मूला में पुट करता हूँ, ठीक है? आओ इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करके दिखा दूं मैं। कहाँ तक है? स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है इसमें। चलो इस फॉर्मूला को यहाँ पुट करते हैं। डेल क्यू, डेल क्यू, डेल क्यू कितना है? -4। डेल पी, डेल पी, डेल पी, डेल पी कितना है? 2 इंटू पी, 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 पी का मतलब ये 0 वाला,
है ना, ये P0 है, नहीं भी लिखोगे चलेगा। तो ये P कौन सा वाला, ओरिजिनल वाला 10, और Q का मतलब Q0 वाला 8। आप यहाँ पर P0 और Q0 नहीं लिखना तो नहीं भी लिखोगे चलेगा। इसको मैं सिंपल सा क्या लिख लेता हूँ, P लिख लेता हूँ और Q लिख लेता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला में कुछ गलती है। क्या गलती है, देखो अपने सामने में क्या लगाया हुआ है, माइनस, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सामने में माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 4 से एक बार में, 4 से दो बार में जाएगा, और 10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 2.5 मेरी क्या बन जाएगी, ईडी बन जाएगा, ईडी मेरा 2.5 आएगा। 10 को 4 से 4 दो 8, 2.5, ठीक है, ठीक है। अभी आया मेरा ईडी, ईडी कितना आ रहा है, ईडी मेरा आ रहा है 2.5, माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया। तो अब क्या ये 1 रुपए से ज्यादा है, हाँ 1 रुपए से ज्यादा है, तो क्या बोल देंगे, मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी, या फिर हाँ मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी, इकाई से अधिक लोचदार माप। तो इस तरीके से तुमको सॉल्व करना है। आओ मैं आपको कुछ कुछ और दिखा दूं। अगर आप न्यूमेरिकल अच्छे से सीखना चाहते हो तो मैं और थोड़ा सा कुछ सिखा देता हूँ। अगर मेरा P है 40, क्वांटिटी है 50, इस तरीके से नहीं लिखते सर, इस तरीके से लिखते हैं, वेट, व्हेन प्राइस इज 40, क्वांटिटी इज 80, व्हेन प्राइस increase to 60, quantity decrease, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिक्रीज बाय 10 या 20, फाइंड ईडी। बोलता है कि जब कीमत, मैं नॉर्मल लिख दिया ताकि सबको समझ में आ जाए, जब कीमत 40 है, व्हेन प्राइस 40, तो क्वांटिटी 80 था, व्हेन प्राइस इंक्रीज टू, कीमत बढ़ गया 60, क्वांटिटी कम हो जाएगा, हाँ कीमत बढ़ेगा 60, क्वांटिटी कम हो गया 20 से, फाइंड द एडी। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाते टाइम जानबूझ के दो अलग अलग स्पेलिंग यूज किया है, और हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ में आना चाहिए। एक जगह मैंने क्या यूज करा है, टू, और एक जगह मैंने क्या यूज करा है, बाई। अब इसको अगर डिटेल में समझेंगे तो देखो प्राइस क्या है, पहले प्राइस कितना था, 40, फिर नया प्राइस कितना है बताओ, व्हेन प्राइस इंक्रीज टू 60, तो 40 और 60 को जोड़कर 100 बना दूं कि 60 सीधा आएगा, ये जरा सोचना है। प्राइस इंक्रीज टू का मतलब 60 रुपए तक बढ़ गया, 60 रुपए तक बढ़ गया, ओके भैया ये 60 आ गया, ठीक है। तो डेल पी कितना आ जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड करूंगा तो 20 आ जाएगा। अब क्वांटिटी के पास जाते हैं, क्वांटिटी पहले कितना था, 80, अब क्वांटिटी कितना हो गया, डिक्रीज टू है कि बाई है, बाई, मतलब 20 से कम हो गया, 20 से कम हो गया तो मतलब ये क्या बन जाता है तुम्हारा, 60, 20 से कम हो गया, मतलब 80 था, 20 से कम हो गया। हिंदी में लिखेंगे डिक्रीज, 20 से कम हो गया तो 20 कम करूंगा, 80 में से 20 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सर ये समझना पड़ेगा आपको कि जब टू बोलेगा तो डायरेक्ट लिख लेना, और बाई बोलेगा तो कम, इसको माइनस करके लिखना पड़ेगा, इतने रुपए से कम हो गया ये, तो फिर आपका डेल क्यू कितना आएगा, डेल क्यू कितना आएगा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड -20 आएगा, -20 आएगा, 60 माइनस, ठीक है। अब आपको लगाना है फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू, ऐसा। ये हो गया कैंसिल, 1 आ गया, ये माइनस माइनस हो गया, इसको माइनस करेंगे तो आई थिंक 0.5 आना चाहिए, 4 से दो बार में दो, ठीक, 1/2 0.5, 1 रुपए से कम आ गया, तो ईडी लेस देन क्या बन जाएगा, 1। जब इनको सॉल्व करोगे, और इनको सॉल्व करोगे तो जब तुम्हारा आंसर ऐसा आ जाएगा, 1 रुपए से ज्यादा आ जाएगा, ईडी ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक लोचदार। अगर आप सॉल्व करोगे तो ईडी कम आ जाएगा, जो दो अभी आया, लेस देन यूनिटरी, इकाई से कम लोचदार। अगर आप फॉर्मूला को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यूनिटरी इलास्टिसिटी। अगर आप जब सॉल्व करोगे और ऊपर आ रहा है 10, नीचे आ रहा है 0,
इसका क्या आंसर होगा? और ऊपर आएगा 0, नीचे आएगा 10, इसका क्या आंसर होगा? अगर 10/0 आ रहा है तो इसका आंसर बनेगा इन्फिनिटी, और अगर 0/10 है तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो अगर नीचे में 0 आ रहा है तो उसका आंसर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब आ जाता, सॉल्व करते टाइम ऐसा होगा। अभी तो मैं थोड़ा सा इतना सारा सोच रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आ जाए तो मजा आ जाए बनाने में। ये आ जाएगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। और अगर ऊपर 0 आएगा तो उसका आंसर क्या बन जाएगा? 0 इन इलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो इस तरीके से तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और न्यूमेरिकल बहुत सारे होते हैं सर। सम टाइम आपको ईडी ही दे देगा, ईडी ही दे देगा, आपको यहाँ ये पुट करना पड़ेगा। फिर अंदर के कुछ एलिमेंट पूछ देगा। कहाँ गया सर? कुछ इस तरीके से, हाँ, ये देखो, ईडी वैल्यू दे देगा, अंदर का कोई वैल्यू पूछेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो हो सकता है तुम्हारे पास कोई 11th की बुक होगी, या बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक होगी, या कोई और बुक होगी, तो ईडी को इसको सीखने के बाद प्रैक्टिस करो। हो सकता है वो डेल क्यू पूछ दे, हो सकता है वो पी पूछ दे, हो सकता है वो क्यू पूछ दे, कभी कभी ईडी पूछ दे, किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट से, जो लास्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत ज्यादा काम आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो एक आध कोई एमसीक्यू होगा तो मैं जरूर आपको क्लास वर्क दूंगा या होमवर्क जैसा आप घर में बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला है तुम्हारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के परसेंटेज का। ठीक है, एक और मेथड होता है पॉइंट इलास्टिसिटी बिंदु, या फिर इसको ग्राफिकल मेथड भी बोला जाता है कई बार। तो इसमें क्या करना होता है? लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को रखना पड़ता है। जो कर्व होता है इसके यहाँ पर यूनिटरी होता है, यहाँ पर लेस देन होता है, यहाँ पर मोर देन होता है, तो उसको रखना पड़ता है। ये मेथड है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपके लिए, रखा हूँ ये देखो। अगर ये कर्व आपको दिख रहा हो ध्यान से, या फिर मैं ओवर राइटिंग कर दूं, अगर यहाँ पर ईडी आ रहा है तो ईडी इजिकल टू 0, ये लोचदार मांग। ठीक है, अगला ईडी यहाँ पर है लेस देन 1, यहाँ पर ईडी इजिकल टू 1, यहाँ पर ईडी ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर आ जाएगा ईडी इन्फिनिटी। तो इस तरीके से ईडी इन्फिनिटी, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिकल नहीं बनते, ये थ्योरी प्रोस्पेक्ट में काम आता है, तो मैं आपको रख दिया। तो 3 टाइप के मेथड होते हैं। कुछ कुछ बुक में 4 भी दिया रहता है, बट आपको 3 रखना है। पहला टोटल एक्सपेंडिचर बहुत काम का है, दूसरा परसेंटेज मेथड, एंड तीसरा ग्राफिकल मेथड। चलो आगे देखें क्या रखा है मैंने आपके लिए। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने कुछ एक अपना ट्रिक रखता हूँ छोटे बच्चों को सिखाने वाला, ताकि तुमको जल्दी समझ में आ जाए। अगर तुम्हारे मांग में, डिमांड में चेंजेस ज्यादा आएगा तो बोलना मोर इलास्टिक। अगर तुम्हारा डिमांड में चेंजेस कम आएगा तो बोलना लेस इलास्टिक। अगर डिमांड में चेंजेस ही नहीं आएगा तो नो इलास्टिक बोल देना। हालांकि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन बनता है, मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। अगर आपके डिमांड को फर्क पड़ता है, अरे सर मेरा डिमांड को फर्क पड़ गया, मोर इलास्टिक, मेरे डिमांड को फर्क नहीं पड़ा, लेस इलास्टिक। तो देखते जाना क्या क्या रखा है मैंने। अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट उसको छोड़ो सर, मैं आपको पूछता हूँ पहले 3 चीज बताना। अगर मैं आपको पूछूं नेसेसरी गुड्स, आवश्यक वस्तुएं, नेसेसरी गुड्स आवश्यक वस्तुएं जो एकदम जरूरी होता है जीवन जीने के लिए, उसका प्राइस बढ़ेगा, उसका प्राइस कम होगा तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे डिमांड में? क्या हम उसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? नेसेसरी वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, नेसेसरी गुड्स आवश्यक वस्तुएं, वो महंगा हो गया, वो सस्ता हो गया, क्या तुमको फर्क पड़ेगा? नहीं सर, वो तो खाना ही पड़ेगा, वो तो खरीदना ही पड़ेगा। तो वहां पर लेस इलास्टिक लिख देना, नो इलास्टिक लिख देना। लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स समझते हो? लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स लाइक अभी एसी हो गया, कार हो गया, लग्जरी गुड्स में आते हैं। तो लग्जरी गुड्स के बारे में अगर मैं बोलूं कि क्या अगर लग्जरी गुड्स महंगा हो गया तो फर्क पड़ेगा, और लग्जरी गुड्स सस्ता होगा तो फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एसी खरीदने का प्लान कर रहे हो लास्ट क्लास में अभी, और अचानक से सुनाई में आया कि एसी का रेट कम हो गया, तुरंत सब जाएंगे एसी खरीदने के लिए। हाँ, प्लान कर रहे थे सस्ता हुआ चलो ले लेते हैं, महंगा हो गया तो चलो अगले साल ले लेंगे। ठीक है, सस्ता होगा तो सब चल जाएंगे, फर्क पड़ेगा। महंगा होगा तो नहीं, अगले साल लेंगे, अगले साल सोचेंगे, फर्क पड़ेगा। तो लग्जरी गुड्स में क्या होता है? लग्जरी गुड्स में ज्यादा फर्क पड़ता है। नेसेसरी गुड्स जो होती है ना, नेसेसरी गुड्स आवश्यक वस्तु है, वो महंगा हो जाए तो भी हमको दवाई खरीदना है,
सस्ता हो जाए तो भी दाल चावल खरीदना ही पड़ेगा। तो लग्जरी गुड्स में आता है मोर इलास्टिक, नेसेसरी गुड्स में आता है लेस इलास्टिक। वहीं एक तो और आता है कंफर्ट गुड्स भी आते हैं। जैसे मैं फैन ले लेता हूँ, फैन नेसेसरी में आ जाता है। कूलर ले लेता हूँ, कूलर आपका कंफर्ट में आ जाएगा। एसी को लग्जरी में डाल देते हैं। तो जो कंफर्ट गुड्स होते हैं उसमें बढ़ेगा प्राइस या कम होगा तो यूनिटरी इलास्टिक बोलना, ना ज्यादा फर्क पड़ेगा ना कम फर्क पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सस्ता हुआ तो जाएंगे, महंगा हो गया तो नहीं जाएंगे, तो सेम सेम फर्क, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता। तो याद रखना, नेसेसरी गुड्स रहेगा तो नो इलास्टिक या लेस इलास्टिक। लग्जरी गुड्स है, विलासिता की वस्तु है, तो मोर इलास्टिक। कंफर्ट गुड्स रहेगा तो यूनिटरी इलास्टिक, एक के बराबर होता है। हालांकि मैंने यहाँ क्या रखा हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित वस्तु, प्रतिस्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो और उसके बगल में उसका सब्स्टिट्यूट है, आप खरीदने गए कोई सामान जिसका कीमत 10 रुपए का है और इसी के जैसा एक और की सामान है जिसका कीमत भी 10 रुपए का है। जब आप ये कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए तो ये 10 का था और पता दूसरा बोतल भी है वो भी 10 का है। ठीक है, इसको रख लेते हो माउंटेन ड्यू रख लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं स्प्राइट रख लेते हैं। तो आप बोले कि भैया माउंटेन ड्यू दो, तो बोले वो तो 11 रुपए हो गया है। बोले नहीं चाहिए, फिर ये दे दो, ये तो 10 का काम आ जाएगा। तो जिसका सब्स्टिट्यूट होता है, जिस भी गुड्स का सब्स्टिट्यूट होता है, ये नहीं तो दूसरा चलेगा। अगर उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट है, अगर उसके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे उसके पास है, तो तुमको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। डिमांड इलास्टिक, लोचदार मांग, तो इसका डिमांड गिर जाएगा, सब ये खरीदने लग जाएंगे। अगर किसी गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट है, सर कैसे बताना चाह रहे हो, मैं आपको ऐसे बता दूं, कहाँ गया, हाँ, अगर उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, जब आप खरीदने के कोल्ड ड्रिंक तो ये बस यही मिलता है, ये मिलता ही नहीं है। अब वो 12 बोलेगा तो भी तुमको खरीदना, 10 बोलेगा तो भी तुमको खरीदना, ऑप्शन ही नहीं है ना। तो जब आपके पास ऑप्शन आ जाता है ना, तो जिस भी सामान के ऑप्शंस अवेलेबल मार्केट में है, वहां पर मोर इलास्टिक होता है। सामान के सब्स्टिट्यूट अगर मार्केट में अवेलेबल है तो मोर इलास्टिक, और दूसरा सामान ही नहीं आता, आपको वही खरीदना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो लेस इलास्टिक हो गया। जैसे कि एलपीजी गैस का रेट बढ़ गया, सब्स्टिट्यूट नहीं है। पेट्रोल का रेट बढ़ गया, सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, खरीदे चलाएंगे लेकिन कम करेंगे, तो वो इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक बोल सकते हैं। और उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, जैसे दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट है, जियो का रिचार्ज महंगा हो गया दूसरे में चल जाते हैं, उसका रिचार्ज सस्ता हो गया इसमें आ जाते हैं, महंगा हो गया तो आप स्विच कर सकते हो। तो जिस भी वस्तु के सब्स्टिट्यूट होते हैं, प्रतिस्थापन होते हैं, वहां पर मोर इलास्टिक, और जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता उसमें क्या होगा, लेस इलास्टिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो, आप मेरी वीडियो पढ़ रहे हो यूट्यूब से, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, बंद करे दूसरा वीडियो चालू कर दिए। सब्स्टिट्यूट है ना, सब्स्टिट्यूट है, यूट्यूब में और भी ऑप्शन है, उससे पढ़ लेते हैं। उसका समझ में नहीं आया तो उससे पढ़ लेते हैं, तो तुम्हारा डिमांड को फर्क पड़ रहा है तो उसको बोल देना मोर इलास्टिक। लेकिन वन एंड ओनली एक ही टीचर का क्लास है पूरे यूट्यूब में, और कोई नहीं, वो घटिया पढ़ाए, अच्छा पढ़ाए, बुरा पढ़ाए, आपको वहीं से पढ़ना, ऑप्शन ही नहीं है, तो वहां पर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तो इन इलास्टिक बोलेंगे। ठीक है, आगे, नेचर ऑफ द कॉमोडिटी, हाँ ये तो बता दिया, नेसेसरी गुड्स में होता है इन इलास्टिक, लग्जरी गुड्स में होता है इलास्टिक। ठीक है सर। प्रोपोर्शमेंट ऑफ द इनकम, अच्छा, इनकम के ऊपर दिया है, वस्तु पर इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना, तो मुझे बताना, आप कमाते हो 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपए पर मंथ, ठीक है सर। अब आपका 50,000 में से खर्चा होता है 1 रुपए का, एक माचिस की डिब्बी आती है, 1 रुपए आपके इनकम का थोड़ा सा हिस्सा जाता है उसमें, 1 रुपए का एक बॉक्स आता है। या सपोज करो 10 रुपए का आप नमक का पैकेट खरीदने जाते हो, 50,000 रुपए महीना कमाते हो, 10 रुपए हिस्सा खर्चा होता है, आपके 50,000 में से एक टुकड़ा निकला 10 रुपए का, तो आपके इनकम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा खर्च होता है। तो आपके लिए इलास्टिक, आपके लिए डिमांड कैसा होगा, इलास्टिक की इन इलास्टिक, सोचो, 50,000 रुपए कमाते हो, 10 रुपए कहीं खर्चा करते हो। जिस दिन क्या उसके पास बोला कि भैया 10 रुपए वाला महंगा हो गया है, तो तुम बड़े और चौड़े होकर बोलोगे कितना महंगा हो गया है, 12 ला देना भाई, मैं तो खरीदने आया हूँ। 50,000 में था, 10 रुपए का था, वो दुकान वाला बोला 12 हो गया, हाँ दो ना। वो बोला कि 15 हो गया, अरे दो यार, और रेट वेट मत बताया करो, दे दो, छोटा छोटा चीज क्या बताते हो आप, थोड़ा सा एटीट्यूड में बात करोगे क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा खर्चा होता है। अब आप तुम 50,000 रुपए में से कहीं पर खर्चा करना चाहते हो, कितना हजार, 5,000 रुपए का कोई सामान खरीदने जाते हो, अब आपके इनकम का थोड़ा सा बड़ा हिस्सा खर्चा हो रहा है,
ठीक है, आपके इनकम का थोड़ा-सा बड़ा हिस्सा खर्चा हो रहा है। ऐसे कंडीशन में आप खरीदने जाएँगे 50,000 का कितने का? सर उसका रेट बढ़ गया 5500 हो गया। ठीक है, फिर मैं कल आता हूँ। ठीक है, उसका रेट कम हो गया या बढ़ गया तो आपको फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपके इनकम का बड़ा हिस्सा खर्चा होता है तो आपको फ़र्क पड़ेगा व्हिच मीन्स इलास्टिक डिमांड। और आपके इनकम का थोड़ा-सा हिस्सा खर्च होता है तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनइलास्टिक डिमांड। तो ये वहाँ पर लिखा है, छोटा हिस्सा रहेगा तो डिमांड इलास्टिक है और बड़ा हिस्सा रहेगा, तुम्हारे इनकम का ज़्यादा हिस्सा रहेगा तो मोर इलास्टिक है। ठीक है? चलो उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया सा। टाइम पीरियड, शॉर्ट रन, अगर आप कोई सामान परचेज करने गए हो और आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आपके डिमांड को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और अगर आपने कुछ सामान परचेज किया और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो आपके डिमांड को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इफ तुम्हारे डिमांड को फर्क पड़ता है तो इलास्टिक डिमांड, डिमांड को फर्क नहीं पड़ता तो इनलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल तुम एग्जाम देने गए सब ऑडिटर का, अब जैसा एग्जाम देने का सब ऑडिटर का, तुम देखे तुम्हारा बॉक्स घर में छूट गया है, पेन या पेंसिल वाला। अब जिस सेंटर में तुम गए वहां पर एक ही दुकान पड़ा हुआ था, एक ही दुकान था। तो बोले कि एक पेन दो, वो देखा अच्छा पेन लेने आए हो, तो 10 रुपए वाले पेन को कितना बोल रहा है? 100 रुपए। और एक ही दुकान है वहां पर, एक ही शॉप है। जिस सेंटर में तुम पेपर देने गए वहां पर एक ही शॉप है, 10 का पेन वो 100 रुपए बोल रहा है। तो बताओ तुम खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? अब आप बोलोगे नहीं सर हम लोग मांग लेंगे, नहीं मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मांग तो लोगे वो तो अच्छी बात है। 10 रुपए का है भैया, तो टाइम कम है, जल्दी तो लेट हो रहा है, अंदर जाना है, टाइम बंद हो जाएगा, तुमको अंदर जाने नहीं मिलेगा। 10 रुपए का सामान 100 रुपए भेजूंगा तो भी वो आपको खरीदना पड़ेगा, आपके डिमांड को फर्क नहीं पड़ता। वो बोलेगा नहीं महंगा है, महंगा 20 रुपए 40 रुपए 50 रुपए आप दो भैया, जाना है, लेट हो रहा है, मेरे डिमांड को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम क्या है? कम है। कम टाइम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइलास्टिक। मेडिसिन लेने गया है, कोई इंजेक्शन लेने गया है, वो टाइम कम है, मरीज बैठा हुआ है वहां पर, वो मौत से लड़ रहा है, आप बोलोगे कि नहीं यहाँ नहीं, मैं दूसरे जगह खोज लेता हूँ, वहां नहीं, मेरा तो ऑनलाइन ऑर्डर, अरे भैया तब तक तो मर जाएगा वो। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो इनइलास्टिक, फर्क नहीं पड़ता डिमांड को, जैसा भी है दे दो भैया, दे दो जल्दी चाहिए। लेकिन आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, जैसे आप सब ऑडिटर का पेपर देने गए 2 दिन पहले या एक दिन पहले शाम का पेन खरीदने गए, तो बोला 10 रुपए का पेन नहीं है, 100 रुपए का पेन है, ठीक है मैं थोड़ी देर बाद चल जाता हूँ कहीं और। या एक हफ्ता पहले गया तो एक हफ्ता खोज लेंगे हम लोग। ठीक है, अगर कोई सामान खरीदना आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, 1 साल का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, 5 दिन का टाइम है, टाइम अगर आपके पास है, सिचुएशन करता है अलग अलग गुड्स पर कंडीशन पर, तो अगर तुम्हारे पास टाइम है, महंगा बोलेगा तो कल आ जाऊंगा, कहीं और खोजने चल जाएंगे, टाइम होगा तो टाइम जब होगा तो डिमांड को फर्क पड़ता है, लॉन्ग रन में डिमांड को फर्क पड़ता है, डिमांड मोर इलास्टिक हो जाएगा, टाइम कम है तो फर्क नहीं पड़ता, दो भैया जल्दी जाना है, टाइम ही नहीं है। ठीक है। हैबिट, अब अल्कोहल सिगरेट जैसे गुड्स गुड्स होते हैं जिसका हैबिट बन चुका है, तो वो महंगा हो जाए या सस्ता हो जाए आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। भैया सिगरेट महंगा हो गया, शराब महंगा हो गया, तंबाकू महंगा हो गया, महंगा हो गया तो क्या हो गया, आदत बढ़ गया है, तो इन इलास्टिक कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे। और जिस सामान का हमको आदत ही नहीं पड़ा, वो महंगा होगा तो नहीं खरीदेंगे, सस्ता होगा तो खरीदेंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन। नंबर ऑफ यूजेस, अगर किसी वस्तु का बहुत ज्यादा यूज करते हो तो उसका क्या बनेगा? डिमांड इलास्टिक। अगर आप कम यूज करते हो तो इनलास्टिक। जैसे कि बिजली बिल ज्यादा आ गया, बिजली बिल ज्यादा आ गया तो घर में क्या बोलते हैं कि देखो फैन को यूज कम करो, लाइट बंद करो, ज्यादा बिजली का उपयोग कम करो, तुम्हारा बिजली बिल ज्यादा आ गया है, थोड़ा सा ध्यान से चलाओ, ज्यादा चीजों को ऑन मत रखो। तो अगर उसका मल्टीपल यूज होते हैं और प्राइस बढ़ेगा तो फर्क पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा कंट्रोल करें, पूरा बंद नहीं हो सकता, इनरेलेवेंट टॉपिक है, इतना ज्यादा तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ा देता हूँ। ब्रांड लॉयल्टी चलो जरूरत नहीं है। आओ फिर कुछ एमसीक्यूज बना के देखें, तुमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, चेक करते हैं। जितना सारा भी हमने पढ़ा है डिमांड इलास्टिसिटी डिमांड के बारे में, उसके बारे में हम एमसीक्यू करेंगे। मेरा मेन पर्पस सिर्फ एक ही है, आपको सिखाना कॉन्सेप्ट। आपको एमसीक्यू पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज मिल जाएगा, बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। आओ पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेल अस अबाउट द, मांग की लोच हमें किस बारे में बताता है? डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन द रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन को दर्शाता है। हाँ काइंड ऑफ सही लग रहा है। डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन को दिखाता है, ये भी सही लग रहा है। एब्सोल्यूट चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कीमत में परिवर्तन होने के मांग की मात्रा में पूर्ण परिवर्तन को दिखाता है, या इनमें से नहीं? तो कहीं ना कहीं हमको क्वेश्चंस को देखकर लगता है कि इस क्वेश्चन में डिग्री आंसर होना चाहिए, क्योंकि मांग की मात्रा को दिखाता है। डिग्री ऑफ चेंज इन अ क्वांटिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो डिग्री अगर कभी भी दिखेगा तो इसको टिक करना।
व्हेन देयर इज नो चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड, अगर आपका डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, in response to any change in a price, it is a situation of when there is a no change in a quantity, जब कीमत में किसी प्रकार के परिवर्तन के बावजूद मांग में परिवर्तन नहीं होगा, मांग में परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, ढीठ रहेगा। प्राइस में चेंज होने के बाद भी डिमांड में चेंज नहीं होगा, अभी पढ़ाया था मैं, ये कौन सा ऑप्शन आता है इसमें, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी, इन्फिनिटी। सर इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। आगे सर, when the demand curve is parallel to the x axis, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, जब मांग वक्र x एक्सिस के समांतर हो, डिमांड कर्व x एक्सिस के समांतर हो, ऐसा पैरेलल ऑफ द x एक्सिस, इसके बराबर है तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और यही तुम्हारा बनता है इन्फिनिटी, पूर्णतः है लोचदार मांग, इन्फिनिटी। यस सर, ये है। तो आप आराम से ग्राफ पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा, तो ग्राफ के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन है सब। आगे, ऑन ऑल पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर ये वर्ड आ जाता है, आयातकार वर्ड आ जाता है, तो सीधा जंप करना इसके पास और आगे क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं सर। इंग्लिश मीडियम वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और जो हिंदी में जानता है आयातकार, ऐसा कुछ दिखेगा, इंग्लिश में भी चेक कर लेना, अजीब सा नाम है, तो सीधा सीधा तुम्हारा चल जाएगा इक्वल टू द यूनिटरी, इकाई के बराबर। उस समय ग्राफ भी बनाया था मैं, वहां पर कुछ ग्राफ इस तरीके से बनकर क्रिएट होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आगे, ईडी अगर एक से ज्यादा है, रिप्रेजेंट, अगर ईडी ये है तो यह क्या दर्शाता है, ईडी एक से ज्यादा है, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो उसको इलास्टिक डिमांड के अंदर डालना। अगर ईडी एक से ज्यादा है तो इन इलास्टिक तो नहीं हो सकता, यूनिटरी इलास्टिसिटी एक के बराबर होता है, ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस भी बोल सकते थे, बट ईडी एक से ज्यादा तो इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड बोलना है, इलास्टिक डिमांड। मोर देन वो यूनिटरी नहीं बोलता, कई बार इलास्टिक डिमांड बोलेगा तो आप इलास्टिक डिमांड में डाल देना। ठीक है, आगे, when percentage change in demand is less than the percentage in demand, when percentage change, when percentage change in a demand is less than the percentage change in a price, अच्छा, तो डिमांड इज क्या है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ध्यान से देखना। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में कम चेंज हो रहा है, डिमांड में कम चेंज हो रहा है, डिमांड में कम चेंज हो रहा है, किसको, देन द परसेंटेज इन द प्राइस, कीमत में परिवर्तन के, कीमत में इतना ज्यादा चेंजेस आया, डिमांड में कम चेंजेस आ रहा है। ये ग्राफ बनाया था ना हम लोग, ये देखो, डिमांड में कम चेंजेस आ रहा है, प्राइस में चेंजेस आया, डिमांड में कम चेंजेस आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, तो इसको क्या बोलना है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस, डिमांड में कम चेंज हुआ, डिमांड में कम चेंज हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, लेस देन यूनिटरी। भैया डिमांड में ज्यादा चेंज हो जाता तो मोर देन यूनिटरी, तो राइट आंसर इज लेस देन यूनिटरी। अगला, यहाँ तो आंसर ही आ गया है। चलो अगला देखें, when slope of the demand curve is zero, when slope of the demand curve is zero, ये तो आंसर क्यों आ गया, चेक करते हैं। अरे चेक करो क्या बोलता है, when slope of the demand curve is zero, the elasticity of demand is, जब मांग वक्र की ढाल जीरो है, जब स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व जीरो है, तब मांग वक्र की लोच क्या होगा, स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो किसको बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं स्लोप जीरो, कोई स्लोप ही नहीं है, सीधा लाइन बन गया, स्लोप जीरो। हाँ सीधा वाला क्यों बोल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा व्हेन स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज जीरो, स्लोप नहीं है, तो उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब मांग वक्र की ढाल जीरो होगी तब मांग वक्र हमेशा डालना है तुमको इन्फिनिटी। देखो कई बार ऐसा डाउट आता है स्लोप वर्ग जीरो है तो हम जीरो डाल देंगे, नहीं, अगर स्लोप आपका जीरो है तो उसको किस में रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी में रखना पड़ेगा। आगे,
व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिमांड में ज्यादा चेंज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली, परफेक्टली तो नहीं लिखते, इलास्टिक बोलना, परफेक्टली नहीं लिखना, क्योंकि उसके ज्यादा चेंज हो रहा है। व्हेन द प्राइस चेंजेस इन डिमांड इज मोर देन द प्राइस, हाँ एक दूसरे कंपैरिजन, उसमें क्या होता है परफेक्टली वाले में, एक बार प्राइस सेम रहता है डिमांड बढ़ता है, और एक बार डिमांड सेम रहता है प्राइस बढ़ता है, यहाँ दोनों चेंजेस हो रहा है। जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन के मूल्य प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो तो उसको इलास्टिसिटी, उसी को मोर देन यूनिटरी भी बोलेंगे, मोर देन यूनिटरी, इकाई से अधिक भी बोला जाता है कई बार। आगे, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई, अच्छा वाई के पैरेलल में होगा तो क्या बोलेंगे? ये वाई होता है, ये वाई के पैरेलल में है, ये अगर आपका डिमांड कर्व वाई के पैरेलल में होगा तो उसको क्या बोलता है, बोला जाता है जीरो, ईडी क्या बन जाता है? जीरो। इसी को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग। इन केस ऑफ ईडी जीरो है तो डिमांड कर्व कैसा होगा? इन केस ऑफ ईडी जीरो है तो ऐसा डिमांड कर्व होगा, ऐसा सीधा खड़ा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल, हाँ ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा। ठीक है, ये बना लेना, ईडी जीरो इसको बोलते हैं सर, ईडी जीरो इसको, और ईडी जो इन्फिनिटी वो इसको बोलते हैं, इसको क्षैतिज बोलते होंगे, फिर ऊर्ध्वाधर, ठीक, वर्टिकल इंग्लिश में। द डिमांड ऑफ द गुड्स लाइक शुगर एंड टी इज यूजुअली, चीनी और चाय जैसी वस्तुओं की मांग कैसी होती है? इलास्टिक, ठीक है, क्योंकि ये तो अनिवार्य वस्तु में आती है तो इलास्टिक डाल देना, फर्क पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट, अगर आपके पास कोई उस सामान का क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा, तू नहीं देखा तो दूसरे से खरीद लेंगे, उस दुकान से खरीद लेंगे, यहाँ से नहीं तो वहां से, तो उसको मोर इलास्टिक में रखना है। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटरी, किन वस्तुओं के लिए मांग सामान्यतः एक से अधिक होगा? नेसेसरी, इसमें तो नो इलास्टिक, कॉम्प्लीमेंट्री, नो इलास्टिक, सर कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं, उसके साथ वो खरीदना ही पड़ेगा तो उसके लिए भी नो इलास्टिक, गाड़ी के साथ पेट्रोल भराना ही पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री नो इलास्टिक, कंफर्ट में भी नहीं, लग्जरी में रखना, लग्जरी का मतलब होता है एक से ज्यादा इकाई से, हाँ ये आपका ईडी ग्रेटर देन वन है, बहुत फर्क पड़ता है सर, लग्जरी आइटम सस्ता हो जाता है तो सब चल जाते हैं खरीदने के लिए, लग्जरी आइटम थोड़ा सा महंगा होता है तो नहीं बाद में खरीदेंगे, तो उसको बोला जाता है मोर देन यूनिटरी, एक से अधिक फर्क इकाई। यस सर, ये क्वेश्चन देखो क्या होता है, एक उपभोक्ता किसी वस्तु को 5 इकाई की मांग 4 रुपए है, 5 इकाई, प्राइस है 4, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कहा गया, अ कंज्यूमर डिमांड 5 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस 4, ठीक है सर। आगे, जब कीमत घटकर 3 हो गया, प्राइस 3 हो गया, ओके, कीमत घटकर 3 हो गया तो वह 10 इकाई की मांग करता है, क्वांटिटी 10 हो गया, इंग्लिश में पूरा पढ़ लेते हैं, कंज्यूमर डिमांडेड 5 यूनिट, ओके, of a commodity at a price of 4 rupees, okay sir, he demanded 10 unit, okay sir, when the price is fall to बोलेगा तो डायरेक्ट लिख देना भाई, हाँ। अभी इस क्वेश्चन से तुमको क्या निकालना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो Q और Q को यूज करके डेल Q निकाल लेना, P और P को यूज करके डेल P निकाल लेना, उसके बाद तुम ED लगाना, और ED लगाओगे तो सामने में किसका साइन लगाना? माइनस का, और कोई एक तुम्हारा माइनस आ रहा होगा तो माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, ठीक है, इस तरीके से तुम ED निकाल कर बताना मुझे क्या आंसर आएगा। इसको रख लेते हैं हम होमवर्क, ED इज इक्वल टू आंसर लिख लेना, ABCD 3 4 2 1 या 1.5, जो भी आंसर आता हो तुम्हारा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ टॉपिक कवर करने की कोशिश करी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, मेरा मेन पर्पस एमसीक्यू प्रैक्टिस कराना नहीं है सर, आप लोगों को सिखाना है कि कॉन्सेप्ट कैसा होता है और किस तरीके से उसको पढ़ा जाता है, जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा, ठीक है। सो जिनको भी लॉट ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है वो टेस्ट सीरीज परचेस कर लें, टेस्ट सीरीज में बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। अच्छा, मुझे उस दिन ना इंटरनेट में दूसरे स्टेट का सब ऑडिटर का एक पीडीएफ मिला, दूसरे स्टेट के सब ऑडिटर का एक पीडीएफ मिला, जिसके सिलेबस आपके सिलेबस से बहुत हद तक मैच करते हैं, तो जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसमें मैं जिन्होंने पेड टेस्ट सीरीज परचेस किया है उनका पासवर्ड जनरेट करके वो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो जिसको आप एक्सेस करके उससे खूब सारे प्रैक्टिस करने मिलेंगे। ऑडिटिंग के तो बहुत सारे क्वेश्चन है उसके अंदर सर, और कुछ ऑडिटिंग ऐसे हैं जो आपके टॉपिक के लिए बाहर के भी हैं, तो आप अच्छा से सिलेबस को एनालाइज करके अपनी प्रैक्टिस कर लेना। अकाउंट के क्वेश्चन है, ऑडिटिंग के क्वेश्चन है, आई थिंक मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स को भी क्वेश्चन है, दूसरे स्टेट का
सब ऑडिटर का पोस्ट का बहुत सारा क्वेश्चन का बुकलेट मिला, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो लास्ट लास्ट का टाइम है भर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। कुछ सारे लोग पूछ भी रहे थे कि सर एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो मैं आपके व्हाट्सएप चैनल में जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज़ किया हुआ है, उनको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। आप एक्सेस लेकर डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद डाउनलोड शायद होगा, हाँ, हो जाएगा डाउनलोड, तो उससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं बहुत जल्दी अगला वीडियो भी हो सकता है कि इसके साथ-साथ दूसरा जो कंज्यूमर बिहेवियर है या यूटिलिटी ऑफ द डिमांड है, उसको भी यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर है, उसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। एमसीक्यू आपका प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट मेरा काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।